886 ध्रुव को इस जंगल से बचाओ। भेड़िया टोली को खत्म करने का वादा करके ध्रुव ने एक बार फिर मुंह में फंसे कपड़े को जोर से काटते हुए विदुर से कहा, आचार्य, दर्द को आने दीजिए। ये सुनते ही विदुर की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और वो कुछ देर के लिए दंग रह गए। फिर उन्होंने ध्रुव को दर्द भरी हालत में देखते हुए उससे सवाल किया, क्या तुम और दर्द सह सकते हो ध्रुव? इस पर ध्रुव ने बिना कुछ सोचे हड़बड़ाते हुए आचार्य से कहा, ताकतवर बनने के लिए दर्द तो झेलना ही होगा ना आचार्य, और वैसे भी अब मेरे पास आराम के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये कहकर ध्रुव ने आने वाले दर्द के लिए खुद को तैयार करना शुरू किया। वो जानता था कि पहले ही उसका पूरा शरीर जल रहा था, यहाँ तक कि कुछ जगह पर तो ध्रुव की स्किन भी जलन के मारे उधड़ने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए खुद को जैसे तैसे शांत किया। उसे इस हालत में देख विदुर कुछ पल के लिए तो दंग रह गए थे। ध्रुव की ताकतवर बनने की जिद उसके दिल में इतनी ज्यादा थी कि वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, और चाहे ये हद उसे कितना भी दर्द क्यों न पहुंचाए, ध्रुव अब रुकने वाला नहीं था। फिर जैसे ही विदुर ने खुद को संभाला तो उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कुराहट आ गई। वो जानते थे कि वो भी किस्मत वाले थे कि उन्हें ध्रुव जैसा शिष्य मिला, और यही सोचते हुए उन्होंने आंखों में खुशी के आंसू के साथ ध्रुव पर बोतल से वो लाल लिक्विड यानी जलने वाला खून उड़ेलना शुरू किया। वो जलने वाला खून बोतल के टेढ़े किए जाने पर फिसलता हुआ सीधे ध्रुव की पीठ पर गिरा, जिससे ऐसी आवाज निकली मानो किसी गर्म तवे पर किसी ने पानी की छींटे मार दी हो। उस सुनसान चांदनी रात में वादियों के बीच झरने से उठती बौछारों में ध्रुव दर्द के मारे अपने दांत पीसते हुए जोर से चीख रहा था, लेकिन उसके मुंह में फंसे कपड़े की वजह से उसकी आवाज ज्यादा तेज सुनाई नहीं दे रही थी। दर्द के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों से अब आंसू निकलने लगे थे। फिर ये दर्द भरी रात गुजरने लगी और अगले दिन जलते सूरज की किरण आसमान से होते हुए जंगल के घने पेड़ों पर पड़ रही थी, जिसकी पत्तियों को छूकर धूप जमीन पर उतर आई। वो नज़ारा देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, और इसी रोशनी के बीच ध्रुव का शरीर सिकुड़कर झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसे कुछ योद्धाओं के आने की आहट सुनाई दी थी और इसलिए वो उनकी नज़रों से बचने के लिए तैयार हो गया। ये जगह मुख्य इलाके की सड़क थी, जिसमें आमतौर पर तो सभी टोलियों के योद्धा आते जाते रहते थे, लेकिन आज ध्रुव को लग रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। इस वक्त ध्रुव की नज़रें झाड़ियों से होते हुए योद्धाओं को देख रही थी, लेकिन उसे योद्धाओं को देखकर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन क्या, ये उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। योद्धाओं की टीम्स वहां से निकलते हुए ऐसे लग रही थी जैसे वो टीम्स कुछ वक्त पहले ही बनाई गई थी, क्योंकि योद्धाओं की एक दूसरे से वैसी दोस्ती नहीं दिख रही थी जैसे योद्धाओं के बीच आमतौर पर दिखाई देती थी। लेकिन योद्धाओं के चलने का तालमेल बिल्कुल ठीक था, जैसे कि उन्हें साथ चलने की खास प्रैक्टिस कराई गई थी। ये देखकर ध्रुव ने खुद से सवाल करते हुए कहा, सोच ध्रुव सोच, आखिर क्या गड़बड़ हो सकती है? इस सवाल के बाद ध्रुव योद्धाओं की नज़रों से बचते हुए झाड़ियों में पीछे हटने लगा। उसके पूरे शरीर पर पिसी घास का लेप था, जिस पर उसने मिट्टी भी लगा रखी थी। उसकी इस समझदारी की वजह से वो योद्धाओं की नज़रों से पूरी तरह सुरक्षित था। फिर पीछे होते हुए ध्रुव ने अचानक देखा कि 5 योद्धाओं की 2 to 3 टीम्स छुपकर जंगल में चल रही थी। उसे पहले तो समझ नहीं आया कि वो योद्धा ऐसे छिपकर क्यों चल रहे थे, लेकिन तभी उसके दिमाग में सारी गुत्थी सुलझने लगी। ध्रुव को अब समझ आ गया कि वो योद्धा यहाँ किसी दवा या फिर किसी तिलिस्मी जानवर की तलाश में नहीं आए थे, बल्कि ये अनजान योद्धा यहाँ किसी और ही वजह से आए थे। ये सोचते हुए ध्रुव ने वहां से जंगल की ओर जाना शुरू किया, जहां उसे भरोसा था कि योद्धा उसे पकड़ नहीं पाएंगे। फिर देखते देखते दोपहर हो गई और पूरे जंगल में योद्धाओं की हलचल देखने के बाद ध्रुव की समझ आ गया कि आखिर ये योद्धा थे कौन, और तभी उसने खुद से कहा, ये लोग तो भेड़िया टोली के योद्धा हैं। लगता है मैंने हेमांत को मारकर सीधे मधुमक्खी के छत्ते पर अपना पैर रख दिया है। ये कहकर वो चुपचाप योद्धाओं को कुछ देर तक देखता ही रहा। सारी टीम्स में से एक टीम ऐसी थी जिसे ध्रुव बहुत देर से देखते आ रहा था, जो इस वक्त जंगल का घने इलाके में जाने को तैयार थी। ध्रुव ने उस टीम को देखकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी गर्मी में मुझे तुम्हारी वजह से ऐसे छुपना पड़ रहा है भेड़ियों। देखना इसका नतीजा तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ध्रुव जिस टीम को देखकर ऐसा कह रहा था, उसमें 5 सितारों वाले 5 एकलव्य थे, जिनसे ध्रुव आसानी से लड़ सकता था। और तो और वो टीम जंगल के उस घने इलाके में चली गई थी, जहां से उनकी आवाज बाकी लोगों तक भी नहीं पहुंचती। इस टीम का लगातार पीछा करते हुए ध्रुव ने तुरंत उन पर हमला करना सही नहीं समझा।
बल्कि वो तो धीरे धीरे किसी शिकारी की तरह अपने शिकार पर झपटा मारने के लिए तैयार था और अब बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। फिर ध्रुव ने उस टीम का थोड़ी देर और पीछा किया और फिर उसने देखा कि योद्धाओं की वो टीम कुछ देर आराम करने की तैयारी में लग गई। फिर जैसे ही तैयारियां पूरी हुई तो योद्धाओं में से एक धीरे धीरे चलकर एक झाड़ी के पास आया। वो उस झाड़ी को ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक उसे एक पेड़ के पास से कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही उस योद्धा ने तुरंत सावधान होकर अपने साथियों की तरफ देखा, लेकिन उसके साथी तो फिलहाल आराम कर रहे थे, इसलिए उन्हें बिना तंग किए वो योद्धा अकेले पेड़ के पास चलकर जाने लगा कि तभी उसे एक बार फिर वो आवाज सुनाई दी और उसे एक गिलहरी वहां से भागती हुई दिखी। गिलहरी को देखकर योद्धा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने जैसे ही अपना सिर घुमाया तो ध्रुव ने उसका सिर पकड़ते हुए जोर से घुमा दिया, जिससे वो योद्धा मरकर तुरंत जमीन पर गिर गया। वहीं दूसरी ओर टीम के बाकी योद्धा आराम में लगे हुए थे। योद्धाओं ने अपने दोस्त को झाड़ियों के पास जाते देखा था और उसके अब तक वापस न आने पर बाकी योद्धा थोड़े परेशान होने लगे। इसी परेशानी में कुछ योद्धाओं ने अपने हथियार उठाए और वो सीधे झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तिलिस्मी जानवर। यहाँ तो रैंक 3 का तिलिस्मी जानवर है। ये सुनते ही योद्धाओं में से एक पलटकर आवाज की दिशा में भागने लगा कि तभी किसी दूसरे योद्धा ने उसे चिल्लाते हुए कहा, दिमाग खराब है क्या तेरा, या फिर अपने दिमाग को अबाबा में ही भूल आया? अरे बेवकूफ, हम मुख्य इलाके से आगे आ गए हैं और इस जगह पर कोई रैंक 3 के तिलिस्मी जानवर नहीं होते। ये सुनकर भी वो योद्धा नहीं रुका और इस बार थोड़ी सावधानी बरतते हुए वो आवाज की दिशा में भागा। तभी उस योद्धा को डांटने वाले योद्धा ने पलटकर अपने पीछे खड़े योद्धा से कहा, देखना ये बेवकूफ पक्का मारा जाएगा। उसने जिस योद्धा से ये कहा था वो अब तक अपना सिर झुकाए खड़ा था और फिर उसने तुरंत चेहरे पर से कपड़ा उठाया और भाग रहे योद्धा की तरफ अपना हाथ दिखाते हुए उसे शक्ति से अपनी ओर खींच लिया। अपने पीछे खड़े योद्धा को देखते ही योद्धा ने घबराते हुए कहा, ये तो ध्रुव है। ये कहकर वो योद्धा दंग रह गया और इसके पहले कि वो कुछ करता, ध्रुव ने एक योद्धा को अपनी ओर खींचते हुए दूसरे योद्धा पर फेंक दिया। इतने में वो दूसरा योद्धा अपना खंजर निकालकर ध्रुव पर फेंकने वाला था कि तभी दोनों योद्धा एक दूसरे से टकराए और खंजर उड़कर सीधे जमीन पर गिर गया। फिर ध्रुव ने तुरंत दोनों योद्धाओं पर ऑक्टेन ब्लास्ट का इस्तेमाल किया और दोनों योद्धा उड़ते हुए पेड़ों से जाकर टकराए और बेहोश हो गए। 10 सेकंड से भी कम वक्त में 5 सितारों वाले 2 योद्धा बेहोश हो गए थे और ये करतूत और किसी की नहीं बल्कि योद्धा के भेष में छुपे ध्रुव की ही थी। ध्रुव को देखकर बाकी बचे दोनों योद्धा एक दूसरे को देखने लगे और फिर उनमें से एक योद्धा ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी बांस की सीटी निकाली और फिर योद्धा उसे सीधे अपने मुंह के पास ले गया। लेकिन ध्रुव समझ गया था कि योद्धा के सीटी बजाने पर बाकी टीम्स भी सावधान हो जाएंगी और सीधे भागते हुए वहां आ जाएंगी, जिसके बाद ध्रुव का बचना बहुत मुश्किल हो जाता। यही सोचते हुए ध्रुव ने तुरंत उस सीटी पर भी वैक्यूम हैंड का इस्तेमाल किया और उसे योद्धा से दूर किया। फिर ध्रुव तेजी से उस योद्धा के पास गया और उसने सीधे अपनी लात से योद्धा के सीने पर जोर का वार किया। लात सीने पर पड़ते ही योद्धा के मुंह से खून की बौछार बाहर निकली और हमले के झटके से वो उल्टे हुए सीधे पीछे जा गिरा। गिरने पर एक पेड़ की पैनी टहनी उसके शरीर के आर पार हो गई थी। योद्धा को इस तरह मरते देख बचे हुए योद्धा ने तुरंत अपनी सीटी निकालकर उसे जोर से बजाया, जिससे एक पतली सी कान में चुभने वाली आवाज निकलकर पूरे जंगल में फैलने लगी। सीटी बजते देख ध्रुव थोड़ा परेशान हो गया और उसने तुरंत एक पेड़ पर चढ़कर आसपास देखना शुरू किया। उसने देखा कि उस घने जंगल में हर तरफ से योद्धा उसकी तरफ ही दौड़ते हुए आ रहे थे। ये देखकर ध्रुव ने परेशानी महसूस करते हुए खुद से कहा, बाप रे बाप, ये भेड़िए तो काफी समझदार निकले, अब मैं क्या करूं? ये कहकर ध्रुव तुरंत छलांग मारते हुए पेड़ पर से उतरा और फिर उसने उस बचे हुए योद्धा पर हमला करते हुए उसे भी बेहोश कर दिया। फिर ध्रुव ने तुरंत भागना शुरू किया और उसे अपने पीछे और बहुत सी सीटियां बजती हुई सुनाई देने लगी। इस वक्त मुख्य इलाके में मौजूद भेड़िया टोली के बाकी सारे योद्धा सीधे ध्रुव की तरफ ही भागते हुए आ रहे थे। भागते भागते अचानक ध्रुव ने देखा कि योद्धाओं की एक टीम ठीक उसके पीछे लग गई थी। उस टीम में से एक योद्धा ने चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहा, पकड़ लो इस लड़के को, देखना ये बचकर कहीं जाने न पाए। ये सुनकर योद्धा और तेज भागने लगे और ध्रुव ने भागते हुए उन्हें देखा और मन ही मन घबराते हुए कहा, हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया।
ध्रुव भागते भागते अचानक झाड़ियों में छिपने लगा ताकि उसके शरीर का लेप योद्धाओं से बचने में उसकी मदद कर सके। वो बचते बचते योद्धाओं से काफी दूर आ गया और उसने रुककर अपनी सांसों और धड़कनों को नॉर्मल किया। तभी उसे पास आते हुए योद्धाओं की आवाज सुनाई पड़ी और उसने अपना सिर हिलाते हुए एक बार फिर उनसे दूर जाना शुरू किया। ध्रुव झाड़ियों से होते हुए जंगल की सड़क पर आ गया था और योद्धाओं से दूर जा ही रहा था कि अचानक उसने पलटकर देखा कि जिस दिशा में वो चल रहा था उसी दिशा में बहुत से योद्धा सड़क पर खड़े होकर उसे ही देख रहे थे। सभी योद्धाओं में सबसे आगे एक योद्धा खड़ा था जो अधेड़ उम्र का दिखाई पड़ रहा था। ध्रुव को देखकर वो आदमी अचानक मुस्कुराने लगा और फिर उसने चिल्लाते हुए अपने योद्धाओं को आदेश देते हुए कहा, भेड़िया टोली के योद्धाओं, आज मुख्य इलाके में इस लड़के की लाश गाड़नी है। जो ऐसा कर दिखाएगा उसे मेरी तरफ से दुगना इनाम, ये मूसा का वादा रहा। उसके इतना कहते ही जंगल की शांति हाहाकार में बदल गई और उसके पीछे खड़े बहुत से योद्धा सीधे ध्रुव की तरफ हमला करने के लिए भागे। ये देखकर ध्रुव ने बिना कुछ सोचे भागना शुरू किया क्योंकि वो भी जानता था कि वो एक साथ इतने सारे योद्धाओं से नहीं लड़ सकता था। जंगल में भागते हुए ध्रुव को हर जगह से योद्धाओं की आवाजें सुनाई देती रही। यहाँ तक कि जो योद्धा मुख्य इलाके में तिलिस्मी जानवर पकड़ने आए थे वो भी रुक गए ताकि भेड़िया टोली वाले योद्धा उन्हें ठेस न पहुंचा दे। इतना ही नहीं, कुछ योद्धा जो जानवर की तलाश में आए थे वो भी कुछ देर के लिए भेड़िया टोली का हिस्सा बन गए और ध्रुव को पकड़ने की कोशिश करने लगे। उनके इस बदलाव की वजह साफ थी और वो वजह थी दुगना इनाम, जिसका जिक्र मूसा लगातार कर रहा था और उसकी आवाज़ धीरे धीरे जंगल के हर इलाके तक पहुंचने लगी थी। तभी मूसा ने भागते हुए आगे कहा, उस लड़के ध्रुव को पकड़ो, उसके पास क्लास 2 की खास तकनीक है। अपने लीडर की इस बात को सुनकर भेड़िया टोली के बाकी योद्धाओं का भी दिमाग चलना शुरू हुआ और वो भी भागते भागते ये खबर सभी लोगों में फैलाने लगे। वो ये कहकर बाकी योद्धाओं को भी ध्रुव को पकड़ने के लिए मजबूर करना चाह रहे थे और ध्रुव की बदकिस्मती थी कि ये चाल मूसा और बाकी योद्धाओं के लिए काम भी कर रही थी। दरअसल बात ये थी कि क्लास 2 की तकनीक का जिक्र सुनते ही सभी योद्धाओं के कान खड़े हो जाया करते क्योंकि ये तकनीकें अबाबा में इतनी आसानी से नहीं मिलती थी और ताकतवर तकनीक का मतलब था और ज्यादा ताकतवर तिलिस्मी जानवर को पकड़ पाना, जिसका मतलब था और ज्यादा पैसे। यही सोचते हुए सारे योद्धाओं के जी ललचा गए और वो लोग ध्रुव के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। योद्धाओं की आवाजें लगातार ध्रुव के कानों में पड़ रही थी जिससे वो और ज्यादा घबरा रहा था। उसने छुपकर तुरंत थोड़ी दूरी पर देखा कि जहां पहले सिर्फ कुछ 15-16 योद्धा उसके पीछे लगे थे वहां उनके मुकाबले अब ध्रुव के पीछे लगभग 25-30 योद्धा लग चुके थे। मूसा की इस चालाकी को देखते हुए ध्रुव के मुंह से निकला, ये आदमी तो सचमुच बहुत चालाक है और साथ ही ताकतवर भी। इस मुसीबत से निपटने के लिए न जाने अब मुझे क्या करना होगा। इसने तो अपने साथी भी बना लिए, लेकिन मैं इस घने जंगल में क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए ध्रुव को जैसे अचानक एक आइडिया आया और उसने मुस्कुराते हुए वहां से एक बार फिर भागना शुरू किया, लेकिन इस बार वो जंगल के सबसे घने इलाके में जाने लगा जहां सबसे ज्यादा तिलिस्मी जानवर दिखा करते थे। तभी रास्ते में भागते हुए ध्रुव ने खुद से कहा, आओ भेड़ियों, आज मुझे पता चल ही जाएगा कि जंगल का असली राजा कौन है। तुम्हारे जैसे नकली भेड़िए या फिर यहाँ के तिलिस्मी जानवर। वही दूसरी ओर मूसा अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने लगा था। उसे ध्रुव के साथ मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था क्योंकि जो लड़का उसे और उसके परिवार को इतने वक्त से परेशान कर रहा था वो अब उसके इतने नज़दीक था। इस बात से मूसा फिलहाल बहुत खुश दिखाई दे रहा था। तभी उसने किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए ध्रुव को आवाज़ लगाई, ध्रुव, आज मैं देखता हूँ कि तुम हमसे बचकर कैसे निकल पाओगे। 87 आगे भेड़िया, पीछे खाई। मूसा की इस खतरनाक धमकी को नज़रअंदाज करते हुए ध्रुव ने भागते रहना सही समझा और ध्रुव को भागते हुए देख मूसा थोड़ा हैरान हुआ। उसने देखा कि ध्रुव की रफ्तार उसकी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा थी और इस बात से ही वो फिलहाल हैरान दिख रहा था। लेकिन फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस अंदर ली। अचानक मूसा के आसपास हरे रंग की शक्ति मंडराने लगी और तभी उसने अपनी आंखें खोली, जिसके बाद उसने भागने की तैयारी करते हुए कहा, क्लास 1 की तकनीक, तूफान की तेजी। ये कहते ही उसके शरीर से हरे रंग की बहुत सारी शक्ति बाहर निकलने लगी और फिर उसने तुरंत अपना पैर जमीन पर पटका, जिससे उसके पैर के आसपास हवाओं का एक बवंडर सा बन गया। उस हवा की तेजी का इस्तेमाल करते हुए मूसा ने किसी गोली की रफ्तार से ध्रुव की ओर भागना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर ध्रुव को अचानक अपने पीछे तेज हवा की आवाज आने लगी
और उसने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा कि मूसा बहुत तेज रफ्तार से उसे पकड़ने आ रहा था। उसकी इस रफ्तार को देखकर ध्रुव की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई, लेकिन ध्रुव ने बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधे अपनी अंगूठी में से ताकत बढ़ाने वाली गोली निकाली और फिर उसे हाथ में लेकर तेजी से उसे खा गया। गोली खाते ही ध्रुव के आसपास भी अचानक शक्तियां मंडराने लगी, जो कुछ वक्त पहले लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन गोली खाते हुए ध्रुव की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी, जिस वजह से मूसा अब उसके काफी करीब आ गया था। अपने शिकार को अपने करीब देखकर मूसा ने चिल्लाते हुए ध्रुव से कहा, मैं आज तुझे खत्म करके ही वापस जाऊंगा ध्रुव। भाग ले, जितना भाग सकता है भाग ले। ये सुनकर भी ध्रुव ने अपना भरोसा नहीं खोया और मूसा को चिढ़ाते हुए कहा, भागा तो मैं तुझे रहा हूँ भेड़िए, और रही बात मारने की तो जाके अपने बेटे को मार। वैसे भी वो किसी काम का नहीं है, शायद मरकर ही तुझे सुकून दिला सके। ये कहने के लिए ध्रुव पीछे मुड़ा था और अचानक उसने भागते हुए अपने हाथ से मूसा पर हमला किया। उसके हाथ से हवा का एक तेज झोंका निकला जो दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन मूसा को उस हवा की ताकत महसूस होने लगी। तभी मूसा ने खुद को ध्रुव के हमले से बचाने के लिए अपने हाथों से एक और हवा का झोंका छोड़ा जो सीधे जाकर ध्रुव के हमले से टकरा गया। दोनों हमलों के टकराने से एक तेज आवाज हुई और फिर हवा के छिटने पर दिखा कि जंगल की थोड़ी घास जलकर राख हो गई थी और कुछ पेड़ों की टहनियां भी पूरी तरह से टूट गई थी। इस धमाके को देखते हुए मूसा ने ध्रुव की ओर एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, तू ताकतवर तो है लड़के, और शायद इसलिए इतना बदतमीज भी है, लेकिन मैं तेरी सारी हेकड़ी निकाल कर ही रहूंगा ध्रुव। मूसा इस वक्त थोड़ा हैरान था क्योंकि ध्रुव का हमला काफी ताकतवर था, लेकिन दिल में ध्रुव को खत्म करने की इच्छा लिए मूसा ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराया और फिर सीधे ध्रुव की ओर एक लंबी छलांग मारी। ये छलांग लगभग 10 मीटर की थी, जिस वजह से मूसा ध्रुव के बिल्कुल करीब आ गया। फिर मूसा ने देखा कि ध्रुव उससे दूर जाने की लाख कोशिशें कर रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार का ध्रुव के पास कोई भी जवाब नहीं था। इसलिए मूसा ध्रुव की लाचारी को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगा और उसने इसी हंसी के साथ ध्रुव से कहा, तेरा खेल खत्म ध्रुव, अब मरने के लिए तैयार हो जा। हा हा हा। ध्रुव ने भी पलटकर देखा कि मूसा उसके बहुत करीब आ गया था और मूसा से थोड़ी ही दूरी पर योद्धाओं की फौज भी भागते हुए आ रही थी। अब तक ध्रुव भी भागते भागते पसीने से तरबतर हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने भरोसे को डगमगाने नहीं दिया और गुस्से के साथ मूसा से कहा, जाकर अपने बेटे को मार भेड़िए। ये कहकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी पीठ पर बंधे काले पत्थर की गिठान खोल दी। फिर इसके पहले कि वो पत्थर जमीन पर गिरता, ध्रुव ने तुरंत उसे अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल दिया। उस पत्थर को अंगूठी में डालते ही ध्रुव ने मूसा को चिढ़ाते हुए कहा, तेरी उम्र आराम करने की है बच्चों, और मेरी उम्र पैर पटककर तेल निकालने की। ये कहते ही ध्रुव ने एक छलांग मारी, जिसके बाद उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा हो गई और मूसा को सिर्फ जंगलों में भागती एक परछाई दिखाई देने लगी। ध्रुव की ये तेज रफ्तार देखकर मूसा दंग रह गया, और वो भी इतना कि उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि ध्रुव, जो एक पल पहले उसके इतने करीब था, अब उससे काफी दूर जा चुका था। भागते भागते मूसा ये सोचने लगा कि 2 सितारों वाला दक्ष होने के बावजूद वो एक एकलव्य रैंक के लड़के को नहीं पकड़ पा रहा था, और ये बात उसके ईगो को लगातार ठेस पहुंचा रही थी। उसे समझ नहीं आया कि कैसे कोई एकलव्य रैंक का लड़का इतना तेज भाग सकता था। उसके हिसाब से तो ये सिर्फ तभी मुमकिन था जब किसी एकलव्य के पास कोई ऐसी खास तकनीक हो जो उसे ऐसी रफ्तार दिलाए। और तकनीक के बारे में सोचते ही मूसा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, इस लड़के को जरूर ये तकनीक गुफा के अंदर से मिली होगी। न जाने इस लड़के ने गुफा से और क्या क्या चुराया है। मूसा को ध्रुव की ताकत पर भरोसा नहीं हो पा रहा था, और इसलिए उसे लगा कि ध्रुव को मारने के साथ ही वो गुफा के अंदर मिले खजाने पर अपना हक जमा सकता था। उस खजाने में न जाने और कितनी खास और ताकतवर तकनीकें होंगी जिससे भेड़िया टोली बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकती थी। यही सब सोचते हुए मूसा के दिल में ध्रुव को मारने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई, और इसी इच्छा के चलते मूसा ने भी अपनी भागने की रफ्तार बढ़ा दी और बाकी योद्धाओं से दूर होते हुए वो ध्रुव को ढूंढने के लिए घने जंगल के अंदर चला गया। फिर वो जैसे ही योद्धों से काफी दूर आ गया तो उसने अपने आसपास देखा कि वहां सिर्फ घने पेड़ पौधे थे जो जंगल की आवाजों को इस इलाके तक आने भी नहीं दे रहे थे। इलाके के सन्नाटे को महसूस करते हुए मूसा ने अपने कदम बढ़ाए, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी ओर आता एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। फिर उस झोंके को देखते ही मूसा ने तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाली और अपनी शक्तियों को बाहर निकालना शुरू किया।
जैसे ही मूसा की शक्तियां बाहर आई तो उसने तलवार का इस्तेमाल कर सीधे हवा के झोंके पर हमला किया, जैसे कि वो उसे झोंके को 2 हिस्सों में काटना चाह रहा था। तलवार के उस झोंके से भिड़ते ही एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी, जैसे उस झोंके के अंदर कोई चीज थी जिसे मूसा ने अपनी तलवार के वार से मार डाला था। तभी मूसा ने देखा कि वो चीज एक रैंक 1 का तिलिस्मी जानवर खूंखार चूहा था, जो मरकर मूसा की तलवार पर चिपक गया था। मूसा ने तुरंत उसे अपनी तलवार से झटकारा और फिर दूर नजरें घुमाई, जहां उसे एक परछाई दिखी जो इस वक्त उससे दूर भाग रही थी। वो समझ गया कि ये परछाई ध्रुव की ही थी और इसलिए उसकी ओर तेजी से भागने के लिए तैयार हुआ कि तभी अचानक 10-12 खूंखार चूहों ने पेड़ों से उछलते हुए उस पर हमला कर दिया। चूहों के इस हमले को देख मूसा को और ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो जानता था कि भले ये छोटे जानवर उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनसे निपटने में मूसा को कुछ वक्त तो लगेगा ही और इस दौरान ध्रुव उससे और दूर जा चुका होगा। यही सोचते हुए मूसा का सिर गुस्से से फटने लगा, लेकिन तभी उसे पीछे से आते योद्धाओं की आवाज सुनाई पड़ी। सभी योद्धाओं ने जैसे ही वहां आकर देखा कि उनके लीडर का रास्ता एक दर्जन चूहों ने रोक रखा था, तो सभी ने तुरंत अपनी तलवार निकालते हुए सारे चूहों को खत्म करना शुरू कर दिया। इसके बाद मूसा एक बार फिर ध्रुव को पकड़ने के लिए भागने वाला था कि तभी उसे एक और चूहा पेड़ से उछलते हुए दिखा। वो चूहा मूसा पर ही हमला करने वाला था और ये देखते हुए मूसा ने योद्धाओं को चिल्लाते हुए कहा, मेरा मुंह क्या देखा रहे हो, जाओ और जाकर पकड़ो उस लड़के को। मूसा का ये आदेश सुनकर एक बार फिर योद्धा ध्रुव को ढूंढने के लिए भागने लगे। आमतौर पर शांत रहने वाला मुख्य इलाका इस वक्त ध्रुव और बाकी सभी योद्धाओं के चूहा बिल्ली के खेल से किसी भगदड़ में बदल चुका था। वही ध्रुव बेशर्मी से मुख्य इलाकों में रहने वाले जानवरों को अपने इस खेल का हिस्सा बना रहा था। इसलिए बहुत से योद्धा जो ध्रुव को पकड़ने के लिए निकले, वो ध्रुव को तो पकड़ नहीं पाए, लेकिन तिलिस्मी जानवरों के हमले का शिकार हो गए। इसी तरह दोपहर भर ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा और आखिरकार कुछ योद्धा इतने थक गए कि वो पलटकर वहां से जाने लगे। फिर धीरे धीरे योद्धाओं की उस फौज में लोग कम होने लगे और अब सिर्फ वही योद्धा ध्रुव का पीछा कर रहे थे, जो या तो भेड़िया दल के थे और अभी भी जिंदा थे, या फिर वो योद्धा जिनके लिए क्लास 2 की तकनीक हासिल करना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन ध्रुव ने उन पर कोई रहम नहीं दिखाई और वो उन्हें पूरे वक्त भगाता ही रहा। भागते भागते ध्रुव ने अपना सिर आसमान की ओर करके देखा कि अब वहां चांद दिखाई देने लगा था। ये देखकर ध्रुव खुद को हंसने से नहीं रोक पाया, लेकिन सच तो ये था कि उसने भी नहीं सोचा था कि वो योद्धा उसे इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे होंगे। वही दूसरी ओर योद्धा बहुत थक चुके थे, लेकिन वो अपने लीडर को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो लोग ध्रुव के पीछे लगातार लगे रहे। तभी अचानक योद्धाओं में से एक की नज़र अजीब से देख रहे पेड़ों पर गई और फिर उसने बाकी योद्धाओं से थोड़ा घबराते हुए कहा, अब तो हम लोग मुख्य इलाके के भी खतरनाक इलाके में जा रहे हैं। क्या इस लड़के को डर नहीं लगता कि अगर उसे कोई ऊंचे रैंक वाला तिलिस्मी जानवर मिल गया तो उसका क्या हाल होगा? ये लड़का तो खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। तभी उसे पीछे से किसी की भारी आवाज सुनाई दी, जाओगे तो शायद मरोगे और अगर नहीं जाओगे तो पक्का मरोगे, अब इसका फैसला तुम्हें करना है। ये आवाज थी टोली के लीडर मूसा की, जो चलते हुए सबसे पहले खतरनाक इलाके के अंदर जाने लगा। उसने दिन भर ध्रुव को अपनी आंखों के सामने से बार बार ओझल होते हुए देखा था, जिससे वो अब बहुत ज्यादा नाराज हो चुका था। लेकिन अंदर ही अंदर मूसा भी उस खतरे से घबरा रहा था जो शायद उसे खतरनाक इलाके में मिल जाए। वो जानता था कि अगर वो अकेले होता तो किसी ताकतवर जानवर को देखकर कहीं छुप जाता, लेकिन क्योंकि वो अपने साथ योद्धाओं का झुंड लेकर आया था, इसलिए वो छुप भी नहीं सकता था, नहीं तो सारे योद्धाओं के सामने उसकी मट्टी पलीद हो जाती, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपने तेज धड़कते दिल को समझाते हुए मूसा खतरनाक इलाके के अंदर जाता गया। फिर जैसे ही मूसा खतरनाक इलाके में चलने लगा, तभी उसे अपने थोड़ी दूरी पर वही परछाई दिखी जो दिन भर से उसे अपने पीछे भगा रही थी। परछाई को पहचानते हुए मूसा की आंखें बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई पड़ी। फिर इसी मुस्कुराहट के साथ मूसा थोड़ा आगे आया और तभी उसे दिखाई पड़ा कि ध्रुव आखिरकार इसलिए रुक गया था क्योंकि उसके सामने एक बड़ी सी खाई थी जिसे सब मौत की खाई कहते थे। उसे देखकर मूसा की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई, जिसके साथ उसने ध्रुव को देखते हुए कहा, मौत की खाई? ध्रुव, अब तुम हमसे भागकर कहाँ जाओगे? तुम्हारे एक ओर ये भेड़िया खड़ा है और दूसरी ओर मौत की खाई, कौन सा रास्ता चुनोगे अब? कोट। इतना कहकर मूसा ने देखा कि बाकी योद्धा भी उसके पीछे आकर खड़े हो गए थे,
जिन्हें देखकर मूसा ने इशारा किया और फिर वो सभी योद्धा ध्रुव के आसपास एक सेमी सर्कल में खड़े हो गए ताकि ध्रुव वहां से कहीं भाग न पाए। साथ ही सभी योद्धाओं ने अपनी तलवारें ध्रुव की तरफ कर दी ताकि वो उन पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी न कर पाए। वही ध्रुव इस वक्त अपने सामने वो बड़ी सी खाई देख रहा था जिसे देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। अंधेरे की वजह से उसे साफ साफ ये भी नहीं दिख रहा था कि उस खाई में पत्थर थे या फिर पेड़। उसे फिलहाल नीचे की तरफ देखते हुए अगर कुछ दिख रहा था तो वो था खौफनाक घना अंधेरा। और ध्रुव के मन में इस वक्त एक अजीब सा खौफ था जो उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। ध्रुव ने जंगल में भागते हुए ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो ऐसी जगह पर आकर फंस जाएगा, और वो भी उस वक्त जब वो भेड़िया टोली के योद्धाओं से घिरा होगा। तभी उसे पास आ रहे मूसा की आवाज़ सुनाई दी, ध्रुव चुपचाप गुफा से हासिल किया खजाना हमारे हाथ कर दो तो हम तुम्हें दर्दनाक मौत नहीं देंगे। ये सुनकर ध्रुव ने घबराते हुए मूसा की तरफ देखा और फिर अपने आसपास खड़े योद्धाओं और उनकी तलवार की ओर नजरें की। फिर जैसे कुछ सोचते हुए ध्रुव ने अचानक मुस्कुराते हुए मूसा से कहा, खजाना तुझे दे दूं? अगर मैंने खजाना तुझे दे दिया तो मेरे इन योद्धा भाइयों का क्या होगा जो भेड़िया दल में नहीं है फिर भी तपती धूप में मेरा पीछा कर रहे थे? खजाने पर तो इनका भी हक उतना ही हुआ न जितना कि तेरा। ध्रुव की ये बात सुनकर आसपास खड़े योद्धा एक दूसरे को देखने लगे थे। उनमें से जो योद्धा भेड़िया टोली के नहीं थे वो अब ये सोचने लगे कि ध्रुव की बात में सच्चाई थी और उन्होंने जी जान लगाकर ध्रुव का पीछा किया था, और इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि खजाने से फायदा सिर्फ भेड़िया टोली को हो। योद्धाओं की शक्ल देखकर मूसा अच्छे से समझ गया था कि ध्रुव क्या पैतरा आजमाना चाह रहा था। वो योद्धाओं को आपस में ही लड़वाना चाहता था ताकि मौके का फायदा उठाते हुए वो वहां से भाग सके। इसलिए मूसा ने योद्धाओं को तुरंत समझाते हुए कहा, तुम लोगों को शायद पता नहीं है लेकिन इस लड़के ने भेड़िया टोली के बहुत से योद्धाओं को मार डाला। इतना ही नहीं, इसने हमारी टोली के तीसरे सबसे ताकतवर योद्धा हेमान को भी मौत के घाट उतार दिया। इस चीज की कीमत ध्रुव को अपनी जान देकर ही चुकानी होगी। और रही बात खजाने की, तो जो खजाना इसके पास है वो मेरे बेटे ने गुफा में ढूंढा था, इसलिए उस पर भी हमारा हक है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब ये लड़का मर जाएगा तो मैं पक्का तुम लोगों को एक बहुत बड़े इनाम से नवाजूंगा। लेकिन मूसा की बात सुनकर योद्धाओं का शक दूर हो गया, क्योंकि वो समझ गए थे कि मूसा ध्रुव को मारकर उन्हें ठेंगा दिखाने वाला था। तभी मूसा ने बाकी योद्धाओं के चेहरे बदलते देखे और उसने तुरंत टोली के योद्धाओं को इशारा किया और वो लोग बिना देरी किए बाकी योद्धाओं को तलवार दिखाने लगे। तभी दूसरे योद्धाओं ने देखा कि टोली के योद्धाओं की तादाद इस वक्त उनसे काफी ज्यादा थी और इसलिए वो लोग दिल पर पत्थर रखकर चुपचाप पीछे हटने लगे। फिर जैसे ही वो योद्धा वहां से अलग हुए तो मूसा ने वापस ध्रुव की तरफ नजरें घुमाते हुए तलवार पर अपनी पकड़ और मजबूत की, और फिर वो धीरे धीरे चलकर ध्रुव की ओर आने लगा जो इस वक्त उसे ही देख रहा था। तभी डर के मारे ध्रुव जैसे ही एक कदम पीछे हुआ तो कुछ पत्थर और रेत उसके पैर से टकराते हुए सीधे खाई की ओर लुढ़कने लगे। इस बात से ध्रुव अचानक घबरा गया और उसने अपना कदम वापस लिया और फिर घबराहट में बचने का रास्ता ढूंढने लगा। उसकी धड़कनें इस वक्त बहुत तेज हो गई थी और तभी उसे मूसा की आवाज सुनाई दी, खेल खत्म ध्रुव। दर्दनाक मौत से बचना चाहते हो तो खजाना चुपचाप मुझे पकड़ा दो। 88 मूसा का खौफ। मूसा की खतरनाक धमकी सुनकर ध्रुव ने तुरंत अपनी अंगूठी रगड़ते हुए उसमें से हड़बड़ाते हुए वो काला बड़ा पत्थर बाहर निकाला जिसके साथ वो पिछले कुछ महीनों से ट्रेनिंग कर रहा था। उसके बाद ध्रुव ने उस पत्थर को जमीन पर रख दिया और फिर मूसा की तरफ देखते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो आकर खजाना ले लो। ये कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जिसके साथ उसने मूसा के हमले का इंतजार किया। ध्रुव ने वो पत्थर मूसा का ध्यान भटकाने के लिए निकाला था, लेकिन इसके पहले कि मूसा आगे कुछ कहता उसकी टोली के योद्धाओं में से एक योद्धा दौड़ते हुए ध्रुव के पास आया और फिर उसने अपनी तलवार से ध्रुव पर हमला कर दिया। उस योद्धा के हमला करते ही मूसा ने बाकी योद्धाओं को इशारा किया ताकि वो भी ऐसी बेवकूफ़ी न कर बैठे, और फिर वो चुपचाप ध्रुव की तरफ देखने लगा। तभी उसकी आंखों के सामने ध्रुव ने योद्धा के हमले से बचते हुए उसे खाई में धकेल दिया और फिर उसकी तलवार हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए मूसा को देखने लगा। ध्रुव के इस अंदाज पर मूसा को गुस्सा आया और तलवार पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। फिर उसने ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए कहा, जिस तरह तूने उसे नीचे फेंका है उससे बहुत ज्यादा दर्दनाक तेरी मौत होने वाली है। तैयारी कर ले ध्रुव, कुछ देर में तू हवा में उड़ने वाला है। हाँ हाँ हाँ। ये कहकर मूसा तलवार हाथ में लिए धीरे धीरे ध्रुव की तरफ बढ़ने लगा।
फिर जैसे ही वो उसके बहुत नजदीक आ गया तो उसने तुरंत अपने पैर जमीन पर पटके और धनुष से निकले किसी तीर की तरह उसने तेजी से ध्रुव पर हमला किया। मूसा के हाथ में इस वक्त जो तलवार थी वो सीधे ध्रुव की गर्दन की तरफ गई, लेकिन तलवार को अपनी ओर आते देख ध्रुव उससे बचने के लिए पीछे हट गया। पीछे हटने की वजह से ध्रुव तलवार के हमले से तो बच गया, लेकिन उसे अपने चेहरे पर तलवार से निकली हवा महसूस हुई, जिससे वो समझ गया कि मूसा काफी ताकतवर था। इस हवा की वजह से ध्रुव के चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी, क्योंकि ध्रुव अंदर ही अंदर जानता था कि एकलव्य और दक्ष रैंक के बीच बहुत बड़ा फासला था, और इस फासले की वजह से ध्रुव को मूसा से अब थोड़ा डर भी लगने लगा था। लेकिन ट्रेनिंग की वजह से ध्रुव ने हमलों से बचने में महारत हासिल कर ली थी और इसलिए उसे अपने बचाव पर पूरा भरोसा था। फिर जैसे ही ध्रुव एक और कदम पीछे हुआ तो उसने अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की और फिर अपना शक्तियों भरा हाथ सीधे जमीन पर रखे काले पत्थर पर रख दिया। ध्रुव के हाथ रखते ही वो काला पत्थर लाल रोशनी से चमकने लगा और ये देखकर मूसा और बाकी सभी योद्धा थोड़े हैरान हो गए। उन्होंने कभी ऐसा पत्थर नहीं देखा था और उसे देखकर मूसा के दिमाग में ख्याल आया, कहीं ये काला पत्थर भी इसी गुफा से तो नहीं मिला है। खैर, मुझे उससे क्या करना, ये काम की चीज तो लग रही है। इस लड़के को मारकर मैं उससे ये भी हथिया लूंगा। ये सोचकर मूसा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी, जिसके साथ उसने सीधे ध्रुव पर हमला किया। लेकिन ध्रुव ने उसे देखते हुए तुरंत अपना हाथ पत्थर से हटाया और फिर दूसरे हाथ में पकड़ी हुई तलवार को वो मूसा के सामने ले गया। शक्तियों भरी तलवारों के टकराने से जंगल में एक तेज आवाज गूंजी, जिसके साथ दोनों के मुकाबले का आगाज हुआ। वो दोनों अपनी अपनी तलवारों का बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ध्रुव की तलवार मूसा के हमलों से बचने के लिए उठ रही थी और मूसा की तलवार ध्रुव को खत्म करने के लिए। इसी बीच ध्रुव को अंदाजा लगा कि एक दक्ष रैंक का योद्धा कितना ताकतवर होता था, क्योंकि वो मूसा के हमलों की वजह से धीरे धीरे पीछे हटते हुए खाई की तरफ खिसकता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर मूसा के लिए ये लड़ाई बिल्कुल मुश्किल नहीं थी और ये उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। उसे ध्रुव को परेशान करते देख भेड़िया टोली के योद्धाओं में जैसे एक अलग ही जोश आ गया और वो लोग चिल्लाते हुए अपने लीडर का उत्साह बढ़ाने लगे, आप ये कर सकते हैं लीडर, खत्म कर दीजिए इस लड़के को और हेमांग भाई की मौत का बदला ले लीजिए। उस योद्धा की इस बात को सुनकर उसके आसपास खड़े योद्धा भी साथ नारा लगाने लगे, बदला लो, बदला लो, बदला लो। योद्धाओं के नारों के बीच ध्रुव का खुद पर भरोसा थोड़ा डगमगाने लगा और इसका फायदा उठाते हुए मूसा ने हमलों की रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी, जिससे ध्रुव खुद को हड़बड़ाते हुए बचाने लगा। वो जिस तलवार से ये मुकाबला कर रहा था वो मूसा की तलवार के मुकाबले बहुत कमजोर थी, जिस वजह से ध्रुव को हर हमला अपने शरीर पर महसूस हो रहा था। फिर थकते हुए ध्रुव ने उस तलवार को घुमाना शुरू किया, जिसे देखकर मूसा मुस्कुराते हुए एक कदम पीछे हटा। वो समझ गया था कि ध्रुव डर के मारे वो तलवार तेजी से घुमा रहा था और इसलिए मूसा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास बचने की सिर्फ यही तकनीक है तो चुपचाप खजाना मेरे हवाले कर दो, क्योंकि इस तकनीक से तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कोट। मूसा की इस बात को सुनकर ध्रुव ने आखिरकार बेफिजूल में तलवार घुमाना बंद किया और फिर आंखें बंद कर एक गहरी सांस अंदर ली। फिर सांस लेने के बाद उसने अपने हाथ से वो तलवार छोड़ दी जो सीधे जमीन पर गिरी, और जिसे गिरते देख मूसा को समझ आ गया कि ध्रुव अब हार मानने वाला था। यही देखते हुए मूसा की अपनी तलवार पर पकड़ हल्की ढीली हुई और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। लेकिन तभी ध्रुव ने तुरंत अपनी आंखें खोली जो अब पहले से बहुत ज्यादा चमक रही थी। ध्रुव अचानक अपनी शक्तियों को अपने शरीर से बाहर निकालने लगा, जिसे देखकर मूसा थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ध्रुव इस वक्त क्या करने की सोच रहा था। और ऐसा ही कुछ हाल उसके पास खड़े योद्धाओं का भी था, जो वैसे तो ध्रुव को कुचलने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन उसकी आंखों की इस चमक को देख सभी का दिल पहले से ज्यादा तेज धड़कने लगा था। मन ही मन सभी योद्धा जानते थे कि इस वक्त ध्रुव की हालत उस चूहे जैसी थी जो बिल्ली के पंजे के नीचे दबा हुआ था और बचने की आखिरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस चूहे को छोड़ सभी को पता था कि उसका अंजाम क्या होने वाला था। इसलिए सभी योद्धाओं की नजरों में मूसा ये मुकाबला जीत चुके थे और अब बस इंतजार था उस आखिरी हमले का, जिससे ध्रुव की कहानी वही की वही खत्म हो जाए। लेकिन ध्रुव की आंखों को देख मूसा की मुस्कुराहट गायब होने लगी। उसकी धड़कनें भी तेज हो गई, क्योंकि उसे अब दिख रहा था कि ध्रुव के आसपास दिख रही शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। ध्रुव की शक्तियां जैसे जैसे बढ़ती गई, भेड़िया टोली के योद्धा मायूस होते गए।
और जब मूसा से रहा नहीं गया तो उसने एक बार फिर तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए ध्रुव पर हमला करने की तैयारी की और फिर सीधे उसकी तरफ बढ़ा। उसे ध्रुव की ओर जाते देख योद्धा भी समझ गए कि दाल में जरूर कुछ काला था और ये शायद ध्रुव का हार मानने का तरीका नहीं बल्कि ताकतवर होने का तरीका था। यही सोचकर वो लोग घबराहट में एक दूसरे को देखने लगे और फिर सभी ने अपने हथियारों पर अपनी पकड़ मजबूत की। फिर जैसे ही मूसा ध्रुव के पास आया तो उसने बिना वक्त जाया किए ध्रुव को देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी हरकतों से हमें डरा दोगे? मरने के लिए तैयार हो जाओ ध्रुव, तुम नसीब वाले हो जो मेरे हाथों तुम्हारी मौत लिखी हुई है। ये कहते हुए मूसा ने अपनी तलवार जैसे ही हवा में उठाई, ध्रुव का तुरंत जवाब आया, उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, भेड़िए। ये कहकर ध्रुव ने तुरंत पलटते हुए अपनी लात से मूसा की ओर वार करना शुरू किया और ध्रुव की रफ्तार की वजह से मूसा उसके हमले से बच भी नहीं पाया और झटका खाकर 2 कदम पीछे चला गया। उसके पीछे हटते ही ध्रुव ने बगल में रखे काले पत्थर पर एक बार फिर शक्तियां निकालनी शुरू की, लेकिन इस बार उसकी शक्तियों से वो काला पत्थर सूरज की तरह चमकने लगा और तभी ध्रुव ने चिल्लाते हुए कहा, आग की लहर। ध्रुव के ये कहते ही उस पत्थर में से एक रोशनी सी निकलकर आसमान की ओर इशारा करने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर आसमान से शक्तियां ले रहा था और इसलिए धीरे धीरे और ज्यादा लाल होता जा रहा था। वही किसी भट्टी जैसी गर्माहट महसूस करते हुए भेड़िया टोली के योद्धा बहुत ज्यादा घबराने लगे और तभी उन्होंने देखा कि ध्रुव चिल्लाते हुए धीरे धीरे गिरता जा रहा था क्योंकि उसकी शक्तियां उस काले पत्थर में जाने लगी थी। वो शक्तियां अब किसी लहर की तरह उफन रही थी, लेकिन जैसे ही ध्रुव को बहुत कमजोरी महसूस हुई तो वो लहर धीरे धीरे गायब होने लगी। ये देखकर ध्रुव ने तुरंत अपनी जेब से ताकत बढ़ाने वाली गोली निकाली और फिर जैसी ही उसके शरीर की शक्तियां लगभग खत्म हो गई तो उसने तुरंत वो गोली अपने मुंह में डाली और बिना पानी के ही उसे गुटक लिया। उसके बाद उस ताकत बढ़ाने वाली गोली ने तुरंत काम करना शुरू किया और ध्रुव की शक्तियां एक बार फिर बढ़ती हुई दिखी। वो शक्तियां फिर से पत्थर से होकर एक लहर बनाने लगी थी जिसे देखकर मूसा के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो हैरान खड़ा देख रहा था कि जैसे ही ध्रुव ने अपनी पूरी शक्तियां उस पत्थर में डाली तो उस पत्थर से निकलती रोशनी एक बहुत बड़ी लहर में बदल चुकी थी जिसका ध्रुव हमले के लिए इस्तेमाल करने वाला था। ये देखकर मूसा दंग रह गया क्योंकि उसने कभी किसी एकलव्य रैंक वाले को शक्तियों का इस तरह से इस्तेमाल करते नहीं देखा था। जितना उसे पता था शक्तियों के इस तरह के इस्तेमाल के लिए किसी का महादक्ष होना बहुत जरूरी था और इसलिए मूसा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ध्रुव एकलव्य होने के बावजूद ये कैसे कर पा रहा था। तभी मूसा ने देखा कि पत्थर की रोशनी से बनती लहर सीधे उसकी तरफ आने वाली थी, जिस वजह से उसने तुरंत अपनी तलवार ऊपर उठाई और फिर अपने शरीर की सारी शक्तियां उस तलवार में डालने लगा। उसकी शक्तियों की वजह से मूसा की तलवार अब हरे रंग की शक्ति से लिपट चुकी थी, जिसे देखकर उसने चिल्लाते हुए कहा, डांसिंग विंड ब्लेड। ये कहते ही मूसा की तलवार जैसे पागल हो गई और हवा में ही उछलने लगी। फिर उछलते उछलते वो तलवार हवा में ही एक जाल सा बनाने लगी। इस जाल की मदद से मूसा खुद को सुरक्षित करना चाह रहा था क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि ध्रुव का हमला क्या होने वाला था। दरअसल डांसिंग विंड ब्लेड मूसा की सीखी हुई सबसे ताकतवर तकनीक थी। ये तकनीक वैसे तो लो लेवल की थी, लेकिन इस तकनीक की मदद से मूसा ने अबाबा के सबसे ताकतवर योद्धा का खिताब अपने नाम कर रखा था। आज तक इस तकनीक ने बड़े बड़े हमलों से मूसा को बचाया था और इसलिए ध्रुव के इस रहस्यमयी हमले को देखते हुए मूसा ने ये कदम उठाने का फैसला किया। लेकिन इसके पहले कि भेड़िया टोली के बाकी योद्धा रिएक्ट कर पाते, काले पत्थर में से निकलती रोशनी चौंधियाने वाली हो गई और फिर अचानक एक धमाका हुआ जिसकी आवाज़ खाई में गूंजने लगी। ये आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कि बगल में बिजली गिरी हो, और जैसे जैसे वो आवाज़ दबने लगी तो हवा में उड़ रही धूल भी धीरे धीरे छटने लगी। वो धूल पूरी तरह से छटने ही वाली थी कि तभी ध्रुव ने तुरंत मूसा पर हमला किया, जिस वजह से वो उड़ते हुए जाकर एक पेड़ से टकरा गया। धूल छटने पर सभी योद्धाओं ने देखा कि उनका लीडर इस वक्त पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया था और वो जिस पेड़ से टकराया था वो पेड़ कम से कम उनसे 10 मीटर की दूरी पर था। फिर जैसे ही योद्धाओं की शक्ल अपने दक्ष रैंक वाले लीडर पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि मूसा का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था, जिसे देखकर योद्धाओं की हालत खराब हो गई। सभी को जैसे एक साथ दिल का दौरा पड़ने वाला था, जिसके बाद उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए ध्रुव को देखा। लेकिन ध्रुव को देखते ही वो हैरान हो गए क्योंकि ध्रुव की भी वैसी ही हालत हो रखी थी जैसी मूसा की। इसका मतलब ध्रुव का चेहरा भी पीला पड़ गया था और वो भी इस वक्त बहुत कमजोर दिख रहा था।
जाहिर सी बात है इस कमजोरी की वजह ये थी कि ध्रुव ने अपनी सारी शक्तियां हमले में लगा दी थी, लेकिन ध्रुव को लगा कि शक्तियों का बिल्कुल सही इस्तेमाल हुआ था जिससे वो काफी खुश था। ध्रुव को इस बात की भी खुशी थी कि ये तकनीक अपनाना उसके लिए जानलेवा साबित नहीं हुआ, क्योंकि उस काले पत्थर की वजह से उसने अपनी ताकत से भी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया था, जो किसी दो धारी तलवार पर चलने के बराबर था। इसका मतलब अगर ध्रुव से छोटी सी भी भूल होती तो वो झटका खाकर सीधे खाई में गिर जाता, जिसका उसे काफी डर था। ध्रुव जानता था कि वो सिर्फ इस काले पत्थर की वजह से दक्ष रैंक वाले योद्धा को इस तरह से हरा पाया था और मन ही मन उस पत्थर का भी शुक्रगुजार था, जिसे आज से पहले वो हमेशा बुरा भला कहता रहा। लेकिन ध्रुव की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। शक्तियों के जाने से वो कमजोर पड़ गया था और इसी कमजोरी में वो जोर जोर से खांसने लगा और खांस कर वो जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही ध्रुव ने तुरंत एक और ताकत बढ़ाने वाली गोली निकाली और उसे जल्द से जल्द खा गया। फिर उसने वहां मौजूद भेड़िया टोली के बाकी योद्धाओं की तरफ नजरें घुमाई। तभी ध्रुव को अपनी ओर देखते हुए देख बाकी योद्धा एक पल के लिए सहम गए, जैसे डर की एक मोटी चादर ने सबको एक साथ लपेट लिया हो। लेकिन तभी उन्हें पेड़ के पास से जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी उनके लीडर मूसा की, जिसने चिल्लाते हुए कहा, मार डालो उसे। खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी खत्म करो इसे। योद्धाओं ने जैसे ही एक बार फिर मूसा को देखा तो उन्हें दिखा कि मूसा के कपड़ों पर खून छपा हुआ था, जो उसके शरीर पर पड़े ताज़ा घाव से निकल रहा था। वो गुस्से में पूरी तरह से बौखलाया हुआ लग रहा था, क्योंकि ध्रुव की ताकत देखकर उसे ये तो साफ समझ आ गया था कि ध्रुव का जिंदा रहना उसके और उसकी टोली के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए वो योद्धाओं से कहकर जल्द से जल्द ध्रुव को मरवाना चाहता था। ध्रुव जैसे ताकतवर दुश्मन सिर्फ मूसा के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी एक बुरे सपने जैसा था, जिसे वो जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। मूसा इस वक्त इतने दर्द में था कि अगर कोई ऐसी दवा होती जिसे खाकर वो अतीत में जा सकता तो वो जरूर उसे खाकर इस बार ध्रुव को हमले के लिए नहीं उकसाता। लेकिन अफसोस की दुनिया में ऐसी कोई दवा थी ही नहीं। इसलिए दिल में खौफ लिए मूसा अब सिर्फ जिंदा बचने के बारे में सोच रहा था, और इसके लिए उसे ध्रुव को मारना ही पड़ता। और ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव को मारकर ही मूसा के अंदर की आग शांत हो पाएगी, और ये आग इस वक्त इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मूसा को खजाने की परवाह भी नहीं थी। वो अब सिर्फ ध्रुव को मारना चाहता था, और इसी इच्छा के चलते उसने योद्धाओं को आदेश देते हुए कहा, मार डालो उसे। उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी है और उसकी गोली असर करने में कम से कम 2 मिनट तो लगाएगी। इस बीच मार डालो इस लड़के को। नवासी भरोसे की छलांग। अपने लीडर का आदेश सुनकर वहां मौजूद भेड़िया टोली के सभी योद्धाओं ने एक दूसरे को घबराहट भरी निगाहों से देखा, लेकिन फिर हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत कर वो लोग हमला करने के लिए सीधे ध्रुव की ओर भागे। तभी पेड़ के पास पड़े मूसा ने चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, आज भेड़िया टोली के हाथों तेरी मौत लिखी हुई है। मूसा देख रहा था कि कैसे ध्रुव अब खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा था, और इस वक्त उसके पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, और मूसा अच्छे से जानता था कि कोई भी समझदार इंसान ऐसा बेवकूफ़ी भरा कदम कभी नहीं उठाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ध्रुव उसकी उम्मीद से ज्यादा चालाक था, और इसलिए मूसा की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ध्रुव ने तुरंत उस काले पत्थर को अपनी अंगूठी में डाला और फिर खाई की तरफ मुड़कर मूसा से कहा, माफ करना दोस्त, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। काश मैं ऐसा कह पाता, लेकिन ये सच नहीं है, और ये बात तू भी अच्छी तरह से जानता है। अफसोस है कि मुझे मारने की तेरी इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। अब मैं चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर ध्रुव ने तुरंत पलटकर खाई की तरफ अपना मुंह किया, और तभी अचानक वो जोर जोर से कांपने लगा। ये देखकर उसकी ओर आते योद्धा भी अचानक रुक गए कि कहीं ये भी ध्रुव की कोई चाल तो नहीं थी। लेकिन तभी मूसा और उसके योद्धाओं ने देखा कि कांपते हुए ध्रुव की पीठ पर अचानक चील जैसे पंख दिखाई देने लगे थे। ध्रुव के ये पंख देखकर सब हैरान हो गए। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, और आधे से ज्यादा योद्धाओं का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। तभी उनकी हैरानी को और बढ़ाते हुए ध्रुव ने अपने पंख फड़फड़ाना शुरू किया, और देखते ही देखते उसके फड़फड़ाने की रफ्तार तेज होती गई। ये देखकर कुछ योद्धाओं ने भागते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक ध्रुव मुस्कुराकर उस खाई में कूद गया। ध्रुव जैसे ही खाई में कूदा तो किनारे पर पहुंचे योद्धाओं ने देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ध्रुव कहीं नहीं दिखा। जब कुछ मिनटों बाद भी ध्रुव का कोई नाम और निशान नहीं दिखा तो योद्धा धीरे धीरे मूसा के पास आने लगे। उन्हें अपनी ओर आते देख मूसा समझ गया कि ध्रुव पंखों की मदद से खाई में कूद तो गया था,
लेकिन उसे अब तक उड़ना नहीं आया था, जिस वजह से शायद वो किसी पत्थर से टकराकर मारा गया। यही सोचते हुए मूसा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी और वो योद्धाओं की मदद से खड़ा होने लगा कि तभी भेड़िया टोली के सभी लोगों को खाई में से ऊपर आती हुई एक आवाज सुनाई दी, क्यों भेड़ियों, कैसा लगा तुम्हें मेरा मजाक? हाँ हाँ हाँ। ये सुनते ही सभी ने देखा कि ध्रुव उड़ते हुए ऊपर आ गया था और भेड़िया टोली को चिढ़ाकर वो एक बार फिर चिल्लाते हुए उड़ान भरने लगा। फिर उड़ते उड़ते ध्रुव खाई के दूसरे छोर पर जाने लगा और इसके लिए उसे लगातार अपने पंख फड़फड़ाने पड़े। तभी खाई की वजह से भेड़िया टोली के सभी लोगों को ध्रुव की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, मैं याद रखूंगा तुम्हारी इस नाकाम कोशिश को भेड़ियों, और पहले मैं शायद तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद मैं तुमसे हिसाब चुकता करके रहूंगा। ये मेरा तुमसे वादा रहा। फिर मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर ध्रुव पूरी तरह से अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन फिर भी उसकी हंसी थोड़ी देर के लिए वहां गूंजती रही। ये हंसी मूसा को परेशान करने के लिए काफी थी और उसके चेहरे से समझ आ रहा था कि उसे इस बात का बेहद अफसोस था कि वो मौका रहते ध्रुव को खत्म नहीं कर पाया और शायद इसका हर्जाना उसे थोड़े वक्त में चुकाना पड़े। वहीं दूसरी ओर ध्रुव का शरीर हवा में उड़ते हुए कँपकँपा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि ध्रुव अपनी जिंदगी में पहली बार बिना किसी मदद के उड़ रहा था और इसलिए उड़ने की दहशत उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो ना जाने जमीन से कितनी ऊपर था और ये एहसास उसे बार बार तंग कर रहा था। आखिरकार ध्रुव खाई के दूसरे छोर पर पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी शक्तियां खत्म होती महसूस हुई, जिस वजह से उसके पंख अचानक अंदर हो गए और ध्रुव तेजी से खाई में गिरने लगा। उसे जिस चीज का डर था वही चीज वो अपनी आंखों से देखने लगा। वो ऊंचाई से सीधे जमीन की ओर जा रहा था, जहां घने अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने चीखते हुए कहा, कोई बचाओ मुझे, मैं मरने वाला हूँ, मैं बेवकूफ हूँ जो मैंने उड़ने का फैसला किया। इससे अच्छी मौत तो भेड़ियों के हाथों होती। गिरते गिरते ध्रुव का शरीर अचानक हवा में गोल घूमने लगा, जिस वजह से उसका सिर चकराया और वो चिल्लाते चिल्लाते हवा में ही बेहोश हो गया। इस वक्त ध्रुव का शरीर तेजी से खाई में गिर रहा था और उसकी शक्तियां भी खत्म हो चुकी थी। वो डर के मारे बेहोश हो गया था और शायद उस गहरी खाई में गिरकर ध्रुव कभी वापस नहीं आ पाता। इसका मतलब ये उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था और यही सोचते हुए विदुर तुरंत अंगूठी से बाहर आ गए और बेहोशी की हालत में गिरते हुए ध्रुव को देखकर वो मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों में रोशनी लाते हुए ध्रुव को खाई में गिरने से बचा लिया। विदुर की उस रोशनी की वजह से ध्रुव का शरीर हवा में झूल रहा था कि तभी उसे देखकर विदुर ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तकनीक का कभी इस्तेमाल भी करोगे। तुम सच में पागल हो ध्रुव, लेकिन तुम्हारा यही पागलपन तुम्हें एक दिन बहुत ताकतवर बनाएगा। वही बेहोश ध्रुव को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर जैसे किसी लिक्विड में डूब गया हो। वो लिक्विड बहुत ही ठंडा था और धीरे धीरे ध्रुव को अपने शरीर में शक्तियां घुसती हुई समझ आई। अंदर घुसते ही शक्तियां उसके पूरे शरीर में बहने लगी और इस वजह से ध्रुव की ताकत एक बार फिर पहले जैसी होने लगी। फिर ध्रुव के पेट के पास एक शक्तियों का बवंडर बनने लगा, जो धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से में और शक्तियां भेजने लगा था। वही उसे इस वक्त बेहोश होने के बावजूद ये महसूस हो रहा था कि जिस शक्तिशाली लिक्विड में उसका शरीर डूबा हुआ था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। फिर जैसे ही वो लिक्विड पूरी तरह से खत्म हुआ और ध्रुव को एक बार फिर पहले जैसी चुस्ती महसूस हुई तो उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू किया। आंखें खुलते ही उसे सब कुछ पहले तो थोड़ा धुंधला दिखा और तभी उसे एक ओर से आती चौंधियाती रोशनी समझ आई, जिस वजह से उसने अपने हाथों से अपनी आंखों को ढका और फिर उन्हें और धीरे खोलने लगा। फिर जैसे ही ध्रुव पूरी तरह होश में आ गया तो उसे दिखाई दिया कि वो एक बड़ी सी गुफा में था जहां कुछ सफेद चमकीले मोती लगे हुए थे, जिनके जगमगाने से गुफा का अंधेरा कम हो गया था। फिर जैसे तैसे ध्रुव ने अपना शरीर हिलाया तो उसे पानी के बुलबुलों की आवाज सुनाई दी। उसके बाद ध्रुव ने तुरंत अपना सिर नीचे करते हुए देखा कि वो पत्थर के बने एक पूल में लेटा हुआ था, जो फिलहाल ताज़े पानी से भरा हुआ था। लेकिन पानी का हल्का हरा रंग देखते हुए ध्रुव समझ गया था कि ये पानी पूरी तरह से कुदरती तो नहीं था। फिर ध्रुव ने पानी की ठंडक महसूस कर कुछ देर उसमें अपने हाथ डालकर रखे। हाथ डालते ही ध्रुव को समझ आ गया कि वो हरा रंग एक दवा का था जो इस ताज़े पानी में मिलाई गई थी। उसके बाद ध्रुव ने तुरंत अपने दोनों हाथों से पानी उठाया और फिर उसे सूंघकर हैरान होते हुए कहा, ये तो मेडिसिन वाटर है। कोट।
इतना कहते ही उसे गुफा के बाहर से अंदर आती हुई एक आवाज सुनाई पड़ी, तुमने बिल्कुल सही पहचाना ध्रुव। ये बेशक मेडिसिन वाटर है, जिसे बनाने में मुझे 3 से 4 दिन लग गए। जरा सोचो, 3-4 दिन की मेहनत के बाद भी इतना ही बना पाया। वैसे ये तुम्हारी जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। ये आवाज थी उसके आचार्य विदुर की, जो किसी आत्मा की तरह भटकते हुए अंदर आ गए और आकर सीधे उस पुल के पास खड़े हो गए। ध्रुव के पास आकर उन्होंने पहले तो ध्रुव को ध्यान से देखा और फिर खुश होकर मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें ठीक होने में कम से कम 15 दिन तो लग ही जाएंगे, लेकिन तुमने तो ये 5 दिनों में ही कर दिखाया। और इतना ही नहीं, तुम्हें शायद अब तक एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन खुद को ध्यान से देखो, तुम्हारे चेहरे का तेज और तुम्हारी शक्तियां ये चीख चीख कर बता रही है कि तुम 7वें सितारे के बिल्कुल नजदीक हो ध्रुव। इस रफ्तार से अगर तुम ट्रेन करते रहे तो अगले कुछ दिनों में तुम 7वां सितारा भी हासिल कर लोगे। ये सुनकर खुश होने की बजाय ध्रुव ने हैरान होते हुए विदुर से कहा, क्या मैं 5 दिन से बेहोश पड़ा हुआ था? ध्रुव की इसी हैरानी को देखकर विदुर ने अपना सिर हिलाते हुए उसे जवाब दिया, हाँ, और इसके पीछे गलती तुम्हारी ही है। तुम चाहते तो पहले ही चील के पंख का इस्तेमाल कर वहां से भाग सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी शक्तियां दिखाने में ज्यादा दिलचस्पी थी। मैंने कहा था न तुमसे कि आग की लहर इतनी आसान तकनीक नहीं है। तुमने कोशिश जरूर अच्छी की, लेकिन नतीजा देख लिया ना। वो तो अच्छा हुआ कि तुम उस तकनीक को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसलिए तुम आज जिंदा बचे हो। अगर मैंने सही वक्त पर चील के पंख खोलने में तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम्हारे पास वहां से भागने की भी हिम्मत नहीं बचती। ये सुनते ही ध्रुव मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे अपनी गलती का अंदाजा हो गया था। फिर उसने इसी मुस्कुराहट के साथ विदुर से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए आचार्य, मैं अपनी गलती मानता हूँ। लेकिन मैं भी क्या करूँ? मैं उस तकनीक को इस्तेमाल कर देखना चाहता था कि क्या मैं उसकी मदद से एक दक्ष रैंक के योद्धा को हरा सकता था, और इसलिए मैंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए उस तकनीक का इस्तेमाल किया। इस पर विदुर ने तुरंत उसे फटकारते हुए कहा, बहस करने का कोई फायदा नहीं है ध्रुव। अब तुम यहाँ हो और इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। जितना ज्यादा आराम होगा, शरीर उतनी ही जल्दी ठीक होगा। ये सुनकर ध्रुव ने अपने आसपास की दीवारों को देखा और फिर विदुर से सवाल करते हुए कहा, हम लोग कहाँ पर है आचार्य? क्या इसी इलाके को खतरनाक इलाका कहते हैं? ध्रुव का सवाल सुनकर विदुर ने उसे बताते हुए कहा, हाँ, यही वो खतरनाक इलाका है जहाँ सारे हाई रैंक के तिलिस्मी जानवर रहते हैं। लेकिन तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही आसपास के ताकतवर जानवरों को खत्म कर चुका हूँ। तुम चाहो तो किसी भी दिशा में 100 मीटर तक के दायरे में बिना किसी डर के घूम सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हाई रैंक वाले जानवर बहुत खतरनाक होते हैं और हो सकता है कि वो घूमते फिरते अचानक से तुम्हें दिख जाए। इसलिए तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और खुद को हर वक्त सतर्क रखना होगा। और गलती से भी बेवकूफ़ी में उनसे लड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम्हें एक चुटकी में खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर ध्रुव भी हामी भरते हुए अपना सिर हिलाने लगा और फिर धीरे धीरे उस पुल से उठ खड़ा हुआ। फिर उसने जाकर पास ही टंगे अपने कपड़े पहनना शुरू किया और फिर कपड़े पहनते हुए विदुर से एक और सवाल किया, वैसे आचार्य, हम यहाँ कितनी देर और रुकने वाले हैं? पुल से उठते ही ध्रुव को एक बार फिर अपने शरीर में चुस्ती महसूस हो रही थी, जिस वजह से वो जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू करना चाह रहा था। यहाँ तक कि खुद को तंदुरुस्त महसूस कर वो हवा में ही मुंह के चलाने लगा और काफी खुश दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ध्रुव का सवाल सुनकर विदुर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तक तुम एकलव्य से दक्ष नहीं बन जाते। इतना कहकर विदुर वापस ध्रुव की अंगूठी में चले गए ताकि ध्रुव उनसे कोई बहस न कर सके। और फिर अंगूठी में जाते ही विदुर ने ध्रुव से आगे कहा, इस दौरान तुम आराम से यहाँ खुद को ट्रेन कर सकते हो। रही बात तुम्हारे बदले की, तो इस पर हम तुम्हारे दक्ष बनने के बाद ही बात करेंगे। इसके अलावा तुम्हें इस इलाके में जड़ी बूटियों की भरमार मिलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग ही आ पाते हैं। इसलिए तुम्हें ट्रेनिंग के लिए जो कुछ भी चाहिए उसे ढूंढ लो, नहीं तो तुम्हें हर वक्त मुझ पर निर्भर रहना होगा। ये सुनते हुए ध्रुव ने अंगूठी में से काला पत्थर निकालकर उसे एक बार फिर अपनी पीठ पर टांग लिया और फिर उसे टांगने के बाद मुस्कुराते हुए वो चलकर गुफा से बाहर जाने लगा। बाहर जाते ही ध्रुव ने अपने चेहरे पर ताज़ा हवा महसूस की, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ध्रुव मन ही मन बहुत खुश था कि अब उसे भेड़िया टोली के लोगों से छिप छिप कर नहीं रहना था, क्योंकि वो चाहकर भी इस जगह पर नहीं आ सकते थे। इसलिए ध्रुव उस इलाके की शांति में
अपना ध्यान पूरी तरह से ट्रेनिंग पर लगा सकता था। फिर जैसे जैसे ध्रुव खुद को ट्रेन करता रहा, उसकी शक्तियां बढ़ती गई और वक्त के साथ वो और ज्यादा असरदार होती गई, बिल्कुल किसी अच्छी वाइन की तरह। लेकिन ट्रेनिंग के तीसरे दिन जब ध्रुव ध्यान लगाया हुआ था, तो उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। उसे इस वक्त अपने शरीर में बहती हुई शक्तियों की लहर समझ आने लगी, जिसके बाद उसे पहले तो समझ नहीं आया कि अचानक से उसके शरीर में इतनी ज्यादा शक्ति कैसे बहने लगी थी। लेकिन ध्यान देने पर ध्रुव को समझ आया कि शक्तियों के इतने बढ़ने का मतलब साफ था कि ध्रुव ने अब सांत्वा सितारा भी अपने नाम कर लिया था। और इस बात से ध्रुव बहुत ज्यादा खुश हो गया कि वो अब और ज्यादा ताकतवर हो गया था। लेकिन सांत्वा सितारा हासिल करते ही ध्रुव की ट्रेनिंग की रफ्तार धीमी हो गई। इसकी वजह साफ थी कि किसी भी रैंक के आखिरी 3 सितारों को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और सांत्वा सितारा हासिल करने के बाद ध्रुव समझ गया था कि उसे आखिरी के सितारों के लिए इंतजार करना ही होगा। क्योंकि अगर ध्रुव ने जबरदस्ती सितारे हासिल करने के लिए हड़बड़ाहट मचाई, तो हो सकता था कि उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ जाए, और ये कीमत उसकी जिंदगी भी हो सकती थी। इसलिए ध्रुव धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार ट्रेन करता रहा। ध्रुव अपनी शक्तियों को ट्रेन करने में जरूर लगा रहा, लेकिन इस वजह से वो तकनीकों की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन अचानक विदुर को मंडराते हुए एक झरना दिख गया जो गुफा से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। और अब जो ध्रुव 7 सितारे हासिल कर चुका था, इसलिए ध्रुव ने अगले 10 दिन तक उस झरने के पास अपनी ट्रेनिंग जारी रखी ताकि वो विदुर की खास क्लास 3 की तकनीक सीखने के लायक बन पाए। लेकिन इस बात में एक छोटी सी मुसीबत थी, और मुसीबत ये थी कि ध्रुव वो तकनीक सीखने के लायक हुआ या नहीं, ये पूरी तरह से विदुर ही बताएंगे। लेकिन अगर विदुर ने वो तकनीक सिखाने से मना कर दिया, तब ध्रुव क्या करेगा? 90 असली ताकत। झरने के नीचे पानी में तैरते हुए ध्रुव किनारे तक आया और फिर उसने कपड़े से अपने आप को पोंछना शुरू कर दिया। अब जो कि उसने अपना टास्क पूरा कर लिया था, इसलिए उसके भारी कंधे अचानक से हल्के महसूस होने लगे। वो अब अपनी ताकत का बेहतर अंदाजा लगा पा रहा था, और अब अगर उसने फिर कभी वो क्लास 3 की तकनीक इस्तेमाल की, तो वो जानता था कि उसकी हालत पिछली बार के मुकाबले बहुत बेहतर होगी। पिछली बार महसूस हुई कमजोरी से ध्रुव लगभग शर्मिंदा हो गया था। फिर ध्रुव चलकर एक चट्टान पर आ बैठा, जिसके बाद उसने अपना सिर उठाकर आसमान में चमकते सूरज की ओर देखा। तभी सूरज की रोशनी की तपिश उसे अपने शरीर पर महसूस हुई, जो पानी में तैरने की वजह से ठंडा पड़ रखा था। इस तपिश के एहसास से ध्रुव बहुत खुश हो गया, और फिर उसने अपनी अंगूठी में से वो खास कढ़ाई निकाली जिसका इस्तेमाल उसने मेसोडोरिया में दवा बनाने के लिए किया था। इसके साथ ही ध्रुव ने बहुत सी जड़ी बूटियां भी अंगूठी में इकट्ठा कर रखी थी, जिसे उसने कढ़ाई के साथ बाहर निकालकर उस चट्टान पर रख दिया। फिर ध्रुव उस खास कढ़ाई को बाहर निकालकर गौर से देखने लगा, जिसके बाद उसने उत्साह में अपने हाथ रगड़ते हुए कढ़ाई की भट्टी को सुलगाना शुरू किया। ऐसा करने के लिए ध्रुव ने आंखें बंद करके अपनी शक्तियों की एक चिंगारी बाहर निकाली और उसे सीधे भट्टी में झोंक दिया, जिससे तुरंत उसमें एक पीले रंग की आग जलती दिखी। ध्रुव आग को देखकर मुस्कुरा रहा था कि कैसे धीरे धीरे आग का रंग और गहरा होता जा रहा था। इस बात से खुश होकर ध्रुव ने तब तक इंतजार करना सही समझा जब तक कि कढ़ाई गर्म नहीं हो गई। इस बीच ध्रुव जड़ी बूटियों को छांटने में लग गया। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे इस बार विदुर का नुस्खा नहीं आजमाना था, बल्कि इस बार ध्रुव को अपना ही कोई नुस्खा बनाना था। ऐसा इसलिए क्योंकि हर हकीम को ऐसा करना होता था, और अगर ऐसा न किया जाए तो वो हकीम कभी बाकी हकीमों की बराबरी नहीं कर पाता और उनसे कमजोर ही रहता। यही वजह थी कि हकीम जी जान लगाकर नुस्खा बनाया करते थे जो उनके दिल के बहुत करीब होते थे। लेकिन ध्रुव को इस बात का भी ध्यान रखना था कि वो नुस्खा असरदार हो, और इसलिए वो सही जड़ी बूटियां छांटने में लग गया। ध्रुव के सामने इस वक्त बहुत सी जड़ी बूटियां पड़ी हुई थी। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी जड़ी बूटी पहले चुने, और इसी परेशानी में वो एक एक जड़ी बूटी को ध्यान से देखने लगा। फिर बेकार की जड़ी बूटियों को अलग करते हुए ध्रुव के हाथ में एक लाल फल आया, जिसकी खुशबू सूंघकर ध्रुव मुस्कुराने लगा। ये फल था स्नेक फ्रूट, जो आमतौर पर अंधेरी जगहों पर पाया जाता था जहां तिलिस्मी सांप रहा करते थे। ये फल उनका पसंदीदा था, और इस फल की एक खास बात और भी थी कि इसे खाते ही किसी इंसान के अंदर बहुत सी इच्छाएं जागने लगती थी। वहीं दूसरी ओर विदुर ध्रुव को कढ़ाई और जड़ी बूटियों के साथ देखकर खुश हो रहे थे। ध्रुव को पता भी नहीं चला था, और विदुर चुपके से अंगूठी से बाहर आकर चुपचाप उसके पीछे खड़े हो गए थे। उन्होंने जैसे ही ध्रुव को स्नेक फ्रूट उठाते हुए देखा तो पहले पहल तो वो भी हैरान हो गए,
लेकिन उन्होंने ध्रुव से फिर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़े होकर उसे देखते रहे। ध्रुव ने वो फल उठाकर सीधे कढ़ाई में डाल दिया और फिर आग को जरा सा बढ़ाते हुए उसने देखा कि गर्माहट की वजह से उस फल की सारी नमी जा चुकी थी, जिस वजह से वो फल भुंजकर लाल रंग का पाउडर हो गया। उस पाउडर को देखते हुए ध्रुव ने फिर एक बार जड़ी बूटियों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और फिर उसने 7 पत्तियों वाले गुच्छे में से एक गुलाबी रंग का फूल बाहर निकाला। इस फूल को डिजायर फ्लावर कहा जाता था, जिसकी खुशबू समझ आते ही मानो तिलिस्मी जानवर पागल हो जाते थे और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते थे। ये फूल बहुत असरदार था और ध्रुव ने इसके साथ भी वही किया जो उसने इससे पहले स्नेक फ्रूट के साथ किया था, यानी कि उसे कढ़ाई में डालकर फूल को पाउडर में बदल दिया। फिर ध्रुव ने बाकी सामान भी चुनते हुए कढ़ाई में डाला और आखिर में ध्रुव ने देखा कि उसके पास 7 to 8 अलग अलग रंग के पाउडर तैयार हो गए थे। उसके बाद ध्रुव ने सभी तरह के पाउडर को इकट्ठा किया और फिर उसे मिलाते हुए उसमें हल्का सा पानी मिलाया, जिसके बाद उसने उसे अच्छी तरह से घोल दिया। घोलते घोलते ध्रुव ने देखा कि वो पाउडर पानी से मिलकर गुलाबी रंग का लिक्विड बन गया था। ये देखते ही ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी और उसने घोलना छोड़कर कढ़ाई की आंच और ज्यादा बढ़ा दी, जिससे वो गुलाबी लिक्विड धीरे धीरे उबलने लगा। फिर उबलते उबलते कढ़ाई में से गुलाबी धुआं बाहर निकलने लगा और फिर जैसे ही ध्रुव ने धुएं को अलग कर कढ़ाई में झांकते हुए देखा तो उसे कढ़ाई में सफेद रंग के पाउडर से बनी गोली बचे हुए लिक्विड में तैरती हुई दिखाई दी। उस गोली को देखते ही ध्रुव खुद को और ज्यादा मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और उसने खुशी में जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। फिर उसने तुरंत उस गोली को कढ़ाई के बाहर खींचते हुए सीधे एक हरे रंग की बोतल में बंद कर दिया। इस गोली को बनाने के बाद ध्रुव गौर से उस बोतल को देखकर खुश होता रहा। आखिर ये उसका पहला नुस्खा था जिसमें विदुर ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। तभी ध्रुव ने देखा कि गोली को बाहर खींचने की वजह से उसके हाथ में थोड़ा सफेद पाउडर रह गया था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को सीधा किया और फिर उसमें छपे पाउडर को जीभ से चाटते हुए कहा, यस, आखिर मैंने अपना खुद का नुस्खा बना ही लिया। ध्रुव ने जैसे ही उस पाउडर को चखा तो उसे अपने शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जिससे वो समझ गया कि ये दवा काफी असरदार थी। उसे अपनी बढ़ती धड़कनों के साथ अपने कान गर्म होते हुए समझ आए। तभी अपनी शक्तियों की मदद से उसने शरीर की गर्मी को थोड़ा कम किया, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे से विदुर के खांसने की आवाज सुनाई दी, कौफ्तारानकन। विदुर की खांसी सुनते ही ध्रुव शर्म के मारे लाल हो गया। उसे पता था कि विदुर इस जड़ी बूटी के बारे में सब कुछ जानते थे, जिसकी वजह से ध्रुव को थोड़ी शर्म महसूस हुई। इसलिए ध्रुव ने तुरंत वो हरी बोतल छुपाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया तो उसे पीछे से विदुर की आवाज सुनाई दी, ओहो, अब उसे छुपाना बंद भी करो। मैं जानता हूँ ये गोली किस काम आएगी। इसमें ताज्जुब वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मर्द हकीम सबसे पहले इसी फूल के साथ दवा बनाते हैं और इसकी वजह मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी उन्हीं मर्दों में आता था। खैर छोड़ो वो सब। ये सुनकर ध्रुव हैरान हो गया, क्योंकि उसे तो लगा था कि विदुर गोली को देखकर उसे डांटेंगे, लेकिन विदुर तो उसे डांटने की बजाय अपने अतीत के बारे में बताने लगे, जिससे ध्रुव ने एक राहत की सांस ली और फिर विदुर की टांग खींचते हुए कहा, आचार्य, तो क्या आपने भी जवानी में इसका इस्तेमाल किया था? ये सुनकर विदुर का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया और उन्होंने चेहरा छुपाते हुए ध्रुव से कहा, नहीं, मैंने सिर्फ इसे बनाया था, इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। विदुर की बात की हिचकिचाहट सुनकर और उनके चेहरे के लाल रंग को देखकर ध्रुव समझ गया कि विदुर ने जरूर इस फल का इस्तेमाल किया था, नहीं तो वो इस तरह शर्माते नहीं। फिर इसी बारे में सोचकर ध्रुव के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई, जिसके बाद उसने सारा सामान समेटना शुरू किया और कढ़ाई में बचा सफेद पाउडर उसने हरे रंग की बोतलों में डालकर सब कुछ वापस अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल लिया। लेकिन तभी अचानक उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई जो काफी खौफनाक लग रही थी, और इसके पहले कि ध्रुव कुछ कर पाता उसे तुरंत एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ सुनते ही विदुर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो तुरंत आसमान की ओर देखने लगे, जहां से दोनों को ये आवाज सुनाई दी थी। विदुर को वो शक्ति तो महसूस हो रही थी, लेकिन वो अच्छे से देख नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने जब थोड़ा गौर से इधर उधर नजरें घुमाई तो उन्हें एक खूबसूरत लड़की का शरीर दिखाई दिया। वो देखकर तुरंत विदुर ने गुस्से में बड़बड़ाया, ये दहाड़ तो किसी रैंक 6 के उड़ने वाले शेर की लग रही है। लेकिन कौन इतना बेवकूफ हो सकता है कि उस जैसे तिलिस्मी जानवर को तंग करे? आखिर कौन है ये जिसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? इस बात को सुनकर ध्रुव के दिमाग में सबसे पहले एक सवाल आया
रैंक 6 का तिलिस्मी जानवर। इसका मतलब वो जानवर किसी शक्ति सम्राट जितना ताकतवर है। इससे कौन पंगा लेना चाहेगा आचार्य? इस पर विदुर ने तुरंत ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, यही तो मेरी भी समझ नहीं आ रहा ध्रुव। आसमान से शक्तियां नीचे आती हुई दिख रही थी और वो शक्तियां किसी बिजली से सुनाई दे रही थी। ध्रुव वैसे तो उस जगह से बहुत दूर था, लेकिन गर्जन से उसके कान अब दुखने लगे थे। वो समझ गया था कि कोई उस रैंक 6 के तिलिस्मी शेर से मुकाबला कर रहा था और इसी वजह से दूर आसमान में हरे और लाल रंग की शक्तियां किसी बादल की तरह मंडराने लगी थी। तभी अचानक जोर की बिजली कड़की और ध्रुव ने एक झटके में बिजली की तरफ पलटकर देखा। आसमान में तैरती शक्तियों को देखकर अब ध्रुव के पैर तक कांपने लगे थे। कपकपाहट महसूस कर उसने विदुर से सवाल किया, आचार्य, क्या इस लड़ाई में दोनों ताकतवर हैं? ध्रुव ने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि उसने इतनी भयानक लड़ाई आज के पहले कभी नहीं देखी थी। वो इस बात से डर गया था कि मुकाबले की जगह से इतनी दूर तक उसे शक्तियां दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसे लगने लगा कि वो तो इस बड़े से कुएं में सिर्फ एक छोटा सा मेढक था, क्योंकि वो खुद को इतना ताकतवर समझता। लेकिन उसे आज जाकर समझ आया कि विदुर बिल्कुल ठीक कहते थे कि ध्रुव को अभी बहुत ज्यादा ताकतवर बनना होगा, क्योंकि फिलहाल ऐसे बहुत से लोग थे जो ध्रुव को फूंक मारकर न जाने कहाँ भेज दें। वही आज उसकी एक और गलतफहमी भी दूर हो गई थी। ध्रुव हमेशा से सोचता था कि किताबों में लिखी चीजें सच नहीं होती, क्योंकि उसे लगता था कि एक अकेला आदमी असलियत में 10,000 लोगों से मुकाबला नहीं कर सकता था और ये बातें सिर्फ मनगढ़ंत थी। लेकिन आज उसे समझ आ गया था कि वो सारी बातें बिल्कुल सच थी, क्योंकि शक्तियों के इतनी दूर तक आने का मतलब साफ था कि ये शक्तियां जरूर किसी महान योद्धा की थी। यही सोचते हुए ध्रुव ने अपने बगल में खड़े विदुर को देखते हुए कहा, वो लड़की जरूर एक इंसान होगी आचार्य, लेकिन ये इतनी दूर इस खतरनाक इलाके में तिलिस्मी शेर से क्यों लड़ने आई है? ये सुनकर विदुर ने ध्रुव के सवाल का जवाब एक दूसरे सवाल से दिया, तो इस बात से तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो ध्रुव, और तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? विदुर के इस सवाल पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उन्हें जवाब दिया, मैं घबरा इसलिए रहा हूँ आचार्य, क्योंकि आज मैंने पहली बार महसूस किया है कि असली शक्ति क्या होती है। आज के इस मुकाबले को देखकर तो लगता है कि मैंने आज तक जितने मुकाबले किए हैं उनका कोई मतलब ही नहीं था। ध्रुव की इस बात पर विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मार्कस बहुत बड़ा है ध्रुव। तुम तो इसे देखकर इतने घबरा रहे हो, लेकिन मार्कस में किसी शक्ति सम्राट से भी ताकतवर योद्धा है। और सच कहूँ तो तुम्हारे अंदर भी मुझे एक उम्मीद की किरण दिखती है कि तुम शायद इस प्लैनेट के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार हो सको। और जिस दिन तुमने ऐसा कर दिखाया तब तुम्हें समझ आएगा कि ये दुनिया कितनी ज्यादा रोमांचक है। इतना कहकर विदुर हंसने लगे और फिर उन्हें देखकर ध्रुव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप ठीक कह रहे थे आचार्य, मैं धीरे धीरे ही शक्तियां हासिल करूंगा, क्योंकि आज मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि शक्तियां कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं, और इसलिए इंसान को उतनी ही शक्ति हासिल करनी चाहिए जितनी वो काबू कर पाए, नहीं तो शक्तियों की बदहजमी हो जाएगी आचार्य। ये सुनते ही विदुर और जोर से हंसने लगे। उन्हें दिख रहा था कि ध्रुव ने उनकी बातों को कितनी अच्छी तरह से समझ लिया था, इसलिए उन्होंने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और फिर अचानक ध्रुव से सवाल करते हुए कहा, अच्छा मुझे सच सच बताओ, क्या तुम पास जाकर उन दोनों की लड़ाई देखना चाहोगे? विदुर का ये सवाल सुनकर ध्रुव की आंखें खुशी से बड़ी हो गई, लेकिन फिर उसने सावधानी बरतते हुए विदुर से सवाल किया, और कहीं उन दोनों में से किसी ने भी हमें देख लिया तो? आप तो बच जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा? ध्रुव के इस सवाल में छिपी फिक्र को समझते हुए विदुर ने ध्रुव को भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हें मेरी शक्तियों पर भरोसा है ना? मैं तुम्हारे शरीर में घुसकर तुम्हें खतरे से बचा लूंगा, क्योंकि अब से तुम्हारे शरीर पर मेरा काबू रहने वाला है। ध्रुव ने जैसे ही विदुर की ये बात सुनी, उसने देखा कि अचानक उसकी पीठ पर से पंख बाहर आ गए थे। फिर वो समझ गया कि विदुर ने उसके शरीर को अब अपने काबू में कर लिया था। फिर धीरे धीरे उसके पंख और ज्यादा बाहर आ गए, और इस बार सिर्फ उसके पंख बाहर ही नहीं आए थे, बल्कि वो पंख शक्तियों से जगमगाते हुए भी दिख रहे थे। ऐसा होते ही विदुर ने एक भीनी सी मुस्कुराहट के साथ ध्रुव से कहा, चलो चलते हैं, आज मैं तुम्हें दिखता हूं कि एक ताकतवर योद्धा किसे कहते हैं। विदुर के इतना कहते ही अचानक ध्रुव के पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे, जिससे उसका शरीर हवा में जाने लगा। फिर पंखों को यूं ही फड़फड़ाते हुए विदुर ध्रुव को मुकाबले की जगह के पास उड़ाकर ले गए। आसमान में उड़ते वक्त धीरे धीरे ध्रुव को चींटियों जैसे पेड़ दिखाई दिए, जो फिलहाल उसके नीचे थे।
ध्रुव विदुर की मदद से एक बार पहले भी उड़ चुका था, लेकिन ये किस्सा मेसोडोरिया का था और तब उसके पास चील के पंख नहीं हुआ करते थे। इन पंखों की वजह से इस बार ध्रुव की उड़ने की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से उसे ये उड़ान बहुत रोमांचक लग रही थी। ध्रुव का मन तो कर रहा था कि वो जोर से चिल्लाए, लेकिन उसने खुद पर काबू पाते हुए खुद को ऐसा करने से रोका, नहीं तो न जाने इस इलाके में कहाँ से कौन सा जानवर टपक पड़े। इसी तरह ध्रुव अगले 10 मिनट तक हवा में उड़ता रहा, और फिर जैसे ही वो मुकाबले की जगह के नज़दीक आया तो उसने धीरे धीरे पेड़ों के पास से उतरना शुरू किया। मुकाबले की जगह के पास ध्रुव को अचानक इतनी शक्ति महसूस होने लगी कि वो और जोर से थरथराने लगा। उसकी धड़कनें अचानक बहुत बढ़ गई, लेकिन तभी विदुर ने उसे संभालते हुए उसकी घबराहट खत्म करने की कोशिश की। विदुर की सुरक्षा का भरोसा लिए ध्रुव ने अपने डर पर आखिरकार काबू पाया और वो लोग उड़कर मुकाबले की जगह जाने लगे। फिर जैसे ही ध्रुव मुकाबले की जगह के पास पहुंचा तो वो छुपने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल कर वहां जैसे तिसे बचते बचाते जाने लगा। तभी अचानक उसे वो जानवर और वो योद्धा दिखाई दिए जिनके बीच वो ताकतवर मुकाबला चल रहा था।